हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आईबीपीएस पीओ इस एग्जाम को आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होगा कि ये एग्जाम क्रैक करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रेशर भी होंगे। तो जो फ्रेशर हैं उन्हें ये पता नहीं होगा कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी या फिर लास्ट ईयर आपका वैकेंसी कितना था। तो सारा कुछ वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और जो लोग रिपीटर हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी चाहिए, वो टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके सीधे स्ट्रेटेजी पे जंप कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा आईपीएस पीओ के रिगार्डिंग। और अगर कोई एक दो छोटा मोटा डाउट रह भी जाता तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई भी कर दूंगा। आपके लिए वन स्टॉप वीडियो होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू देता हूं। आईपीएस पीओ जो होता है, इस एक एग्जाम को निकालकर आप 11 में से किसी एक बैंक पे जॉब ले सकते हैं। ठीक है, तो टोटल पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कितने हैं इसमें? 11 हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो इसमें पहले आपका प्रीलिम्स होता है, फिर आपका मेंस होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको। और एज लिमिट की बात करें तो 20 से 30 वर्ष के स्टूडेंट से अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो न्यू ज्वाइनी को 71,000 अप्रॉक्स मिलती है, प्लस इसमें अगर आप पर्क्स और अलाउंसेस ऐड कर देते हो 75 टू 78 के हो जाती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इतना सैलरी मिलना बहुत ही मोटिवेटिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो इसके लिए भी लोग तैयारी करते हैं। अब चलिए लास्ट ईयर का वैकेंसी ट्रेंड्स देखते हैं। 2017 से क्या क्या वैकेंसीज रही हैं। तो 2017 में 3,562 वैकेंसीज थी। उसके बाद 2018 में 4,252 वैकेंसीज थी। 19 में 4,336 थी। 20 में 3,517 वैकेंसीज थी। 21 में 5,809 वैकेंसीज थी। 2022 में बहुत ज्यादा वैकेंसीज देखिए, 7,402 वैकेंसीज, बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई थी 2022 में। फिर 23 में 3,000 वैकेंसी, 3,049 वैकेंसीज थी। और 24 में 6,344 वैकेंसीज थी। ठीक है, अब ये आपका फाइनल वैकेंसी है सारा। जब आपका नोटिफिकेशन आता है तो उस टाइम वैकेंसी कम रहती है, फिर धीरे धीरे बैंक्स रिपोर्ट करते हैं। बहुत सारे बैंक एनआर करके रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो वैकेंसी रिपोर्ट करते हैं। तो इस साल मतलब 2025 का जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें कितनी वैकेंसी रहेगी ये आईबीपीएस के अलावा कोई नहीं बता सकता। बैंक जब आईपीएस को रिपोर्ट करेंगे तो आईपीएस से पब्लिश करेगी। बट अभी के लिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता हम कुछ कह नहीं सकते कितना वैकेंसी आएगा। तो वैकेंसी की चिंता ना करते हुए आप एग्जाम पे फोकस करिए, एग्जाम की तैयारी करिए। ठीक है, एग्जाम आपको जरूर से निकलेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन से वो 11 बैंक है पार्टिसिपेटिंग बैंक, कौन कौन से जिनमें आपका जॉब लग सकता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। ये 11 बैंक में आप जॉब कर सकते हैं। 11 में से किसी एक बैंक में आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलेगी। अब देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का इनमें से किसी ना किसी बैंक में अकाउंट होगा। अब मान लीजिए कि आपका जॉब निकलता है, तो अभी आप क्या करते हैं? अभी आप उस बैंक में एज ए कस्टमर जाते हैं, बट जैसे ही आपका जॉब हो जाएगा तो आप वहां एम्प्लॉय बन के जाएगा। तो फिर ये बहुत गर्व की बात होगी कि जिस बैंक में आपका अकाउंट था, जिस बैंक में आप काउंटर के इस साइड रहते थे, कस्टमर बनकर जाते थे, उसी बैंक में आज आप एम्प्लॉय हैं। तो कितना गर्व का बात रहेगा ये आपके लिए। तो टोटल 11 बैंक, मैंने आपको 11 बैंकों का नाम बता दिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो पहले आपका प्रीलिम्स होता है, फिर आपका मेंस और डिस्क्रिप्टिव होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स आपका देखिए क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। बाकी आपका जो मेरिट बनता है वो मेंस, डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू के मार्क्स को लेकर मेरिट बनता है। प्रीलिम्स आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। मतलब अगर कट ऑफ गया 49 और आपका 49 मार्क्स आ रहा है ना, तो आपको दोबारा कोई नहीं पूछने जा रहा है, उस मार्क्स का कहीं यूज नहीं है, बस आपको क्लियर करने के लिए यूज है। बाकी मेंस, डिस्क्रिप्टिव, इंटरव्यू का मार्क्स ऐड होकर आपका मेरिट बनता है। अब प्रीलिम्स में 3 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 30 मार्क्स के, और इसमें सेक्शनल टाइमिंग रहता है, तो 20 मिनट आपको दिए जाते हैं। क्वांट में 35 क्वेश्चन रहते हैं 35 मार्क्स के, इसमें 20 मिनट दिए जाते हैं। और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, इसमें 20 मिनट दिए जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर आपको दिए जाते हैं। अब इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी रहता है और सेक्शनल टाइमिंग तो मैंने आपको बताया रहता ही रहता है। सेक्शनल टाइमिंग होता है क्या? तो देखिए, आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा एक सेक्शन में। जैसे ही 20 मिनट ओवर होगा आपका नेक्स्ट सेक्शन खुल जाएगा। उसके बाद फिर आप पुराने सेक्शन पे जाके कुछ भी एडिट या रीड नहीं कर सकते हैं। पुराना सेक्शन आपको दिखेगा ही नहीं, वो सबमिट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से होता है। इसके बाद बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में देखिए टोटल 4+1 सेक्शन होते हैं। ठीक है, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जीके और एक डिस्क्रिप्टिव का होता है।
डिस्क्रिप्टिव आपका समझ लीजिए टाइपिंग टेस्ट है, ठीक है। अब इंग्लिश 35 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के होते हैं, सेक्शनल टाइमिंग इसमें भी होती है, 40 मिनट्स आपको मिलते हैं। क्वांट 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स और 45 मिनट्स इसमें आपको दिए जाते हैं। रीजनिंग 45 क्वेश्चंस 60 मार्क्स और 60 मिनट आपको इसमें दिए जाते हैं। जीए 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 35 मिनट आपको इसमें दिए जाते हैं। टोटल 115 क्वेश्चंस रहते हैं, 200 मार्क्स के 180 मिनट यानी कि 3 आवर्स आपको दिए जाते हैं। इसके बाद जैसे ही आपका ये जीए सेक्शन सबमिट हो या लास्ट सेक्शन सबमिट होगा, तुरंत ही आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन खुल जाएगा। उसमें आपका 4 क्वेश्चन रहता है, किन्हीं दो का आपको आंसर करना रहता है। किन्हीं दो कैसे, देखिए ऐसे का 2 क्वेश्चन रहता है, लेटर का 2 क्वेश्चन रहता है। ऐसे में से 2 में से एक आपको आंसर करना पड़ता है, लेटर में से 2 में से एक का आपको आंसर करना पड़ता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 आपको आंसर करने होते हैं, 25 मार्क्स का रहता है, 30 मिनट आपको दिए जाते हैं। टोटल 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स का आपका एग्जाम हो जाता है, ठीक है। तो आपको 3 आवर्स 30 मिनट्स बैठने की हैबिट करनी होगी एग्जाम से पहले तक, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। सब में सेक्शनल टाइमिंग सेक्शनल कट ऑफ दोनों रहता है। सेक्शनल टाइमिंग तो आपने देखा। सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो सेक्शनल कट ऑफ देखिए आपको सब में अलग अलग देखने को मिलता है। आपको क्या सेक्शनल कट ऑफ मिलेगा आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इंटरव्यू की। जैसे ही आप मेंस का एग्जाम क्लियर करते हैं, मेंस का रिजल्ट आया, मेंस का एग्जाम क्लियर करने के बाद आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं, ठीक है। अब इंटरव्यू में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिर इंटरव्यू और आपका मेंस के बेसिस पे फिर आपको मेरिट में देखा जाता है, आपका मेरिट में बन रहा है या नहीं बन रहा है। टोटल मार्क्स जो होते हैं इंटरव्यू के 100 मार्क्स होते हैं, इसमें कि मिनिमम आपको 40 मार्क्स तो लाना ही होगा, 40% मार्क्स आपको लाना ही होगा। इंटरव्यू होता है उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। जनरल के लिए 40% और बाकी कैटेगरीज के लिए 35% होने चाहिए, ठीक है। और जो आपका वेटेड स्कोर बनता है वो कैसे बनता है, ऑनलाइन मेन एग्जाम और इंटरव्यू का 80:20 का रेशियो बनता है। मतलब आपने मेन में जितना मार्क्स लाया उसका 80% और इंटरव्यू में जितना लाया उसका 20%, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मेंस का कट ऑफ जो गया है वो गया है मान लीजिए 63, ठीक है, और आपने 63 मार्क्स स्कोर किया है ना, और इंटरव्यू में मान लीजिए आपने 80 भी स्कोर किया, तो आपका मेरिट में नाम बनना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो ज्यादा वेटेज बन रहा है वो मेंस के मार्क्स में ही बन रहा है, 80% मेंस का मार्क्स ऐड हो रहा है। इसलिए तो आपको कोशिश ये रखना है कम से कम 20 मार्क्स तो कट ऑफ से ऊपर लाए ही लाए, तभी आपका मेरिट में चांसेस हो सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका कट ऑफ के बारे में आपको बताता हूं। आईपीएस पीओ प्रीलिम्स का कट ऑफ 2020 से 2024 का पूरा बता रहा हूं आपको। 2020 में जनरल का जो कट ऑफ था वो था 50.75, ओबीसी का था 58.50, एससी का 51, एसटी का 43 और ईडब्ल्यूएस का 57.75। इस तरह से 21 में देखिए 50.50 आपका जनरल कट ऑफ था, 50.50 ओबीसी का था, 44.50 एससी का था, 38 आपका एसटी का था और 50.50 ईडब्ल्यूएस का था। 2022 में कट ऑफ थोड़ा कम हुआ था, 49.75 जनरल, 49.75 ओबीसी, 46.75 एससी, 40.75 एसटी और 49.75 ईडब्ल्यूएस का। 2023 में फिर आपका कट ऑफ इंक्रीज हुआ था, तो इसमें देखिए 54.25 आपका जनरल का कट ऑफ, 54.25 ओबीसी का कट ऑफ, 49.50 एससी का कट ऑफ, 43 आपका एसटी का कट ऑफ और 54.25 ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। लास्ट ईयर देखिए 2024 में 48.50 आपका जनरल का कट ऑफ, 48.50 आपका ओबीसी का कट ऑफ, 48 आपका एससी का कट ऑफ, 41 आपका एसटी का कट ऑफ और 48.50 आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। कट ऑफ जो था प्रीलिम्स का वो 100 आउट ऑफ 100 निकलता है, ठीक है। इसके बाद सेक्शनल कट ऑफ की बात करते हैं प्रीलिम्स का। तो इंग्लिश 30 मार्क्स का होता है, उसमें 10 मार्क्स जनरल का कट ऑफ था, जनरल और ईडब्ल्यूएस का, और 6.75 बाकी कैटेगरीज का। क्वांट में 35 मार्क्स में 7 मार्क्स जनरल ईडब्ल्यूएस का और 3.5 मार्क्स आपका अदर कैटेगरी का। रीजनिंग में 35 मार्क्स टोटल था, इसमें 6.75 मार्क्स जनरल और ईडब्ल्यूएस का और बाकी कैटेगरीज का 2.50 मार्क्स बना था, ठीक है, कट ऑफ। इसके बाद मेंस का कट ऑफ की बात करते हैं 2020 से 2024 का। 2020 में जनरल कट ऑफ था 83.50, ओबीसी का था 78.63, एससी 66.38, एसटी 52.25 और ईडब्ल्यूएस 75.75। बाकी मैं सिर्फ और सिर्फ जनरल कट ऑफ बताऊंगा, आप बाकी खुद से देख लीजिएगा। 21 में जनरल कट ऑफ 80.75, 22 में 71.25, 23 में 63 और 24 में 66.50, ठीक है। ये आउट ऑफ 225 था, जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव का 25 मार्क्स एडेड है, ठीक है। मतलब 25 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव का अगर आप निकाल दें तो अगर आप 45 मार्क्स ला रहे होंगे तो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं मेंस का कट ऑफ। बट मेंस का सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर नहीं करना है, मेंस में आपको स्कोर भी करना है, क्योंकि आपको मेरिट में जाना है। तो मेंस में कम से कम 20 मार्क्स और आपको कट ऑफ से ऊपर लाने होंगे। तो बाकी सेक्शन डिस्क्रिप्टिव के अलावा बाकी में अगर आप 60 के आसपास ले आते हैं ना, 60-65 ले आते हैं
और डिस्क्रिप्टिव में आप मान लीजिए 20 ले आ रहे हैं तो आपका 85 बन रहा है, तो चांसेस होते हैं, अगर 2024 का बात करें तो आपके चांसेस बनते फिर। बट आपको कट ऑफ से अच्छा खासा मार्क्स, कट ऑफ से अच्छा खासा एज लाना ही होगा मेंस में, ठीक है। इसके बाद सेक्शनल कट ऑफ की बात करते हैं मेंस का। तो देखिए 60 मार्क्स था रीजनिंग में, इसमें जनरल कट ऑफ था 5.75। अब एग्जाम का लेवल गेस कर सकते हैं कि 60 मार्क्स में अगर कट ऑफ इतना जा रहा है तो एग्जाम का लेवल क्या रहा होगा। इंग्लिश में 40 में 7.75, डीआई में मतलब क्वांट में 60 में 2.25। देख रहे हैं आप एग्जाम का लेवल कैसा रहा होगा। मतलब स्टूडेंट्स को इतना मार्क्स भी लाना मुश्किल रहा था, इसका ये मतलब है। जीए या करंट अफेयर्स बोलते हैं तो उसमें 2 मार्क्स का कट ऑफ और डिस्क्रिप्टिव का 10 मार्क्स रहता ही रहता है, ठीक है। तो आपने देखा इतने में इतना ही कट ऑफ जा रहा है, तो मतलब अगर आपका कोई 2 सेक्शन बहुत ही तगड़ा है ना, तो बाकी में अगर आप कट ऑफ क्लियर भी कर ले रहे हैं ना, तो आपका आराम से सेक्शन सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। जिसमें कि लोग जो अंडरस्टिमेट करते हैं वो जीए का सेक्शन को करते हैं। इसमें देखिए आप आराम से स्कोर कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा। तो मैं आपको आगे स्ट्रेटेजी बताऊंगा आप अच्छे से कैसे पढ़ सकते हैं। और एक डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन, इसे भी लोग अंडरस्टिमेट करते हैं। इसमें स्कोर करना इजी अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो, ठीक है। इसके बाद सिलेबस की बात करते हैं। रीजनिंग का सिलेबस प्री मेंस दोनों मैं आपको बता रहा हूं। प्रीलिम्स में देखिए पजल पूछता है, फ्लोर, बॉक्स, शेड्यूलिंग, मंथ, डे बेस्ड पजल रहता है। सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर, सर्कुलर, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी पूछ सकता है उसमें, अनसर्टेन, ठीक है। सिलॉक्स, इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग जिसमें चाइनीज कोडिंग रहता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ऑर्डर रैंकिंग और मिसलिनियस मतलब पेयर फॉर्मेशन रहता है इसमें, ऑड वन आउट रहता है, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, ठीक है। मीनिंगफुल वर्ड वाले क्वेश्चन रहते हैं। अब बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में पजल सेटिंग तो रहता है, बट वही एडवांस लेवल का हाई लेवल का हो जाता है, ठीक है। जो प्री के पजल आपसे 2 मिनट में 3 मिनट में बन जा रहे होंगे ना, वही आपका मेंस का पजल बनने में 10 12 15 मिनट भी लग सकता है, कभी-कभी 20 मिनट भी लग सकता है, ठीक है। एग्जाम के टाइम में बता रहा हूं। तो पजल से स्टार्टिंग नहीं किया जाता एग्जाम। इनपुट आउटपुट अच्छा लेवल का रहता है। लॉजिकल रीजनिंग, ये जो टॉपिक है ना, इसको भी लोग अंडरस्टिमेट करते हैं और छोड़कर चले जाते हैं, बट यहां से आप मार्क्स अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। इसमें आपका स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। 10 नंबर के आसपास यहां से आप स्कोर आराम से कर सकते हैं। सिलॉक्स आपका कोडेड हो सकता है, आपका इसमें रिवर्स सिलॉग हो सकता है, ठीक है। इनइक्वालिटीज कोडेड हो सकता है, ब्लड रिलेशन कोडेड भी हो सकता है, पजल के साथ भी हो सकता है, डायरेक्शन डिस्टेंस कोडेड भी हो सकता है, नॉर्मल वाला भी हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज स्टेटमेंट बेस्ड वाला भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, ऑर्डर रैंकिंग कोडेड के फॉर्म में भी आपसे पूछ सकता है, कोडिंग डिकोडिंग एडवांस लेवल का रहता है, चाइनीज कोडिंग नहीं पूछी जाती है आपसे मेंस में, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस रहते हैं आपके इसमें। तो आप देख रहे हैं कितना टॉपिक है। इसके बाद बात करते हैं हम क्वांट के सिलेबस की। देखिए प्रीलिम्स में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर। रॉन्ग टर्म का प्रैक्टिस लोग स्टूडेंट्स लोग नहीं करते हैं, इसके चक्कर में छोड़कर आते हैं, बट रॉन्ग नंबर भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही ईजी होता है। डीआई की बात करें तो बार, लाइन, पाई, टेबल, कैसलेट, इस तरह के डीआई पूछे जाते हैं आपसे। कभी कभी अरिथमेटिक डीआई भी प्री में पूछ दिया जाता है। फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल सा रहता है। अरिथमेटिक के इन टॉपिक्स को आप जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। अरिथमेटिक का देख लीजिए, स्टूडेंट अरिथमेटिक को भी अंडरस्टिमेट करते हैं, बट अरिथमेटिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्री में चलिए आप अरिथमेटिक छोड़कर भी आ जाएं, लेकिन मेंस में बिना अरिथमेटिक के क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही नहीं, ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ अरिथमेटिक जरूर से कर लें। मेंस की बात करें तो मेंस में कैसलेट डीआई रहता है, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल, रडार, ठीक है। अलग अलग तरह के डीआई रहते हैं। लॉजिकल डीआई रहता है, ठीक है, लॉजिकल भी रहता है आपका, अरिथमेटिक डीआई भी रहता है, मिसिंग डीआई रहता है, मिक्स डीआई रहता है, 2-3 डीआई को मिक्स करके बना दिया जाएगा, डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस रहते हैं। अरिथमेटिक का हाई लेवल वर्ड प्रॉब्लम रहता है, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आपका वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकता है, इसका डीआई भी आ सकता है, इसका केसलेट भी आ सकता है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वांट का सिलेबस। फिर हम बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की। तो इंग्लिश में आपका आरसी, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, पैराजम्बल्स, वर्ड बेस्ड फिलर, फिल इन द ब्लैंक्स से बोलते हैं, सिंगल फिलर, डबल फिलर। फिर आपका वर्ड यूसेज और मैच द कॉलम रहता है। इसमें आपके और भी चीजें रहती हैं, आपका वर्ड स्वैप भी आ जाता है, ठीक है, वर्ड स्वैप आ जाता है, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में आपका आरसी एडवांस लेवल का हो जाता है, इसमें आपका इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन भी रहते हैं। फिर आपका क्लोज टेस्ट रहता है, पैराजम्बल्स, एरर डिटेक्शन, ग्रामर बेस्ड या फिर सेंटेंस वाला भी रहेगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल्स भी रहता है इसमें आपका, ठीक है। पैराग्राफ कंप्लीशन रहेगा, वर्ड एसोसिएशन रहेगा, डबल या ट्रिपल फिलर पूछे जा सकते हैं, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे और मैच द कॉलम रहेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जीए और डिस्क्रिप्टिव की। देखिए
जीए में करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ्स का आपसे पूछा जाता है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आप वीकली, डेली, मंथली किसी से भी कर सकते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस रहता है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन रहता है, आरबीआई फंक्शन और मॉनेटरी पॉलिसी भी रहता है इसमें, ठीक है। फिर बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की, तो इसमें देखिए एक लेटर एक ऐसे पूछा जाता है आपसे, लेटर में फॉर्मल फॉर्मल कुछ भी हो सकता है, टॉपिक इकोनॉमी, बैंकिंग, सोशल इशू किसी से भी दे सकता है, ठीक है। बट टॉपिक ऐसा रहता है कि आप उस पर कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा। अगर आपने प्रैक्टिस करी है, करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ में लिख ही दीजिएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन रहते हैं इस सेक्शन के, दोनों में से कोई एक का आंसर आपको करना होता है, ठीक है। तो ये रहा पूरा सिलेबस। अब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं हम, देखिए, ठीक है। आशा करता हूं अभी तक आपको समझ में आएगा हर एक, जब मेन जो चीज की आप वेट करते हैं स्ट्रैटेजी, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, एग्जाम क्रैक कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हैं। तो देखिए, टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइड कर रहा हूं मैं इसे, ठीक है। कौन कौन सा सेक्शन? तो आपका करंट अफेयर्स, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट और डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। इसके बाद फिर आप इंटरव्यू की प्रैक्टिस बाद में कर सकते हैं, ठीक है। इन 5 सेक्शन में डिवाइड कर रहा हूं, जिसका कि आपको डे 1 से तैयारी करना ही करना है। अब देखिए, करंट अफेयर्स क्या करना है आपको, कैसे करना है। तो करंट अफेयर्स में आप डेली भी कर सकते हैं और वीकली भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर बैकलॉग है तो आप वीकली से करिएगा, और अगर आपका बैकलॉग नहीं है तो आप डेली से करना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए कि आप वीकली से करना शुरू किए, अभी जून का महीना चल रहा है, आप क्या किए कि आप मार्च से करना शुरू किया वीकली, या अप्रैल से वीकली करना शुरू किया, फिर जून आते आते आपका खत्म हो जाएगा वीकली का, तो फिर आप डेली शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो से करना शुरू में करिएगा वीडियो से, लेकिन बार बार वीडियो पर रिलाई करना थोड़ा अवॉइड करिएगा, क्योंकि वीडियो आपका 1 घंटे का रहता है, 1 दिन का न्यूज का। बट वही अगर आप खुद से न्यूज पढ़ेंगे ना, तो आपको कम टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको सीखना है कैसे करंट अफेयर्स पढ़ा जाए, तो उससे आप कर सकते हैं वीडियो से, बट धीरे धीरे आप कोशिश करिए खुद से करने की। और करंट अफेयर्स करने के बाद हर रोज उसका क्विज जरूर से लगाएं, ठीक है। अब देखिए, सुबह उठते ही आपको कुछ चीजें करनी है, जैसे करंट अफेयर्स आपने करा सुबह उठते ही, इसके साथ साथ एडिटोरियल भी पढ़ लिया जो आपका इंग्लिश के लिए सही रहेगा। इसके साथ साथ एडिटोरियल का वोकैब भी कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आपका जो अभी करंट पैटर्न में वोकैब चल रहा है ना, वही पूछा जाता था। एडिटोरियल से वोकैब डायरेक्टली उठा के पूछा जाता है आपसे। फिर आपका 120 रूल्स होता है निमिषा का, उससे आप कर सकते हैं, ग्रामर आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको सुबह उठ के करना है, इसमें मुश्किल से मुश्किल 2 से 2.5 घंटे लगेंगे आपको। इसके बाद अपना फ्रेश फ्रेश होकर आप बाकी काम कर सकते हैं। फिर आप क्वांट करिएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स करने के बाद, फ्रेश होने के बाद क्वांट करने बैठिएगा। क्वांट में क्या करना है, तो आपको डेली प्रैक्टिस वाली चीजें करनी है, जैसे कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज आपको हर रोज करना है। जहां आप पढ़ते हैं वहां इन चीजों को पहले तो लिख के चिपका लिया, जैसे कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फिर आपका स्क्वायर्स, क्यूब्स और टेबल्स। इन चीजों को जहां आप पढ़ते हैं टेबल के सामने दीवार पे लिख के चिपका सकते हैं, इससे कि आपका बार बार उस पर नजर जाए, और जब भी पढ़ने बैठे एक बार बस गो थ्रू कर लीजिए, अपने आप याद हो जाए, आपको रटने की जरूरत नहीं अलग से उसको, ठीक है। इसके बाद फिर आपको स्पीड मैथ्स करना है, ठीक है। स्पीड मैथ्स में आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, तो इसके कम से कम आपको 120 से 160 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। इतना आपको करना है। इतना करने के बाद फिर आपको डीआई के 5 सेट लगाने, जिसमें कि 3 आपका रहेगा ग्राफ बेस्ड और 2 रहेगा आपका केसलेट, ठीक है। केसलेट छोड़िएगा मत, एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट केसलेट छोड़ के आते हैं, बट केसलेट कभी कभी इजी भी आ जाता है, तो केसलेट की प्रैक्टिस रखिएगा। इसके बाद बारी आती है अरिथमेटिक की। आप वीडियो से कर सकते हैं अरिथमेटिक, पहले अरिथमेटिक का नॉलेज ले लिया, तो अरिथमेटिक भी आप साथ में कर लीजिएगा इसी में, ठीक है। तो अरिथमेटिक कर लिया आपने, इतना क्वांट में करना है आपको हर रोज, ठीक है। जब आपका अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपने वीडियो से कॉन्सेप्ट सारा क्लियर कर लिया, फिर आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। चैप्टर वाइज पहले क्वेश्चंस लगाइएगा, फिर मिक्स क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। हर रोज 40 से 50 क्वेश्चन लगाने हैं आपको, और एक चैप्टर का, जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर का कम से कम 200 क्वेश्चन आपको लगाने ही लगाने, इससे कि आपका एक चैप्टर का कमांड बन जाए, ठीक है। क्वांट करने के बाद फिर आप आएंगे रीजनिंग में, ठीक है। रीजनिंग में क्या करना है आपको, तो रीजनिंग में देखिए जो स्पीड रीजनिंग होता है, 1 लाइनर वाला, उसे आपको करना है, ठीक है। तो कम से कम इसके आपको 100 से 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। इसमें आपका, मैं स्पीड रीजनिंग में क्या क्या ले रहा हूं आपको बता देता हूं। आपका सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटीज हो गया, इसी में आप डायरेक्शन को भी ले लीजिएगा, इसी में आप ब्लड रिलेशन को भी ले लीजिएगा, ठीक है। ये सभी आप आराम से कर सकते हैं। तो इसके कम से कम आपको 100 से 150 क्वेश्चन लगाने हैं। इसी में आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ जाता है, ठीक है। इन चीजों को आपको कर लेना है। इसके बाद आपको पजल करना है 5 सेट कम से कम, सिटी एलिमेंट करना है कम से कम 5 सेट, ठीक है। इन दोनों को प्री लेवल रहेगा। दोनों प्री लेवल की चीजें करने के बाद फिर आपको एक मेंस लेवल का पजल भी लगा लेना है, ठीक है। पजल या सिटिंग एलिमेंट हर रोज एक मेंस लेवल का करना ही करना है। मेंस लेवल का एक क्वेश्चन अपना समझिए कि मील में रखना ही रखना है आपको।
तो एक दिन आपने पजल कर लिया, अगले दिन आपने सेटिंग अरेंजमेंट कर लिया, उसके बाद आपने मेंस लेवल कोडिंग डिकोडिंग कर लिया, फिर आपने इनपुट आउटपुट कर लिया एक दिन, फिर आपने एक दिन कोडेड सिलॉक्स कर लिया, फिर एक दिन आपने कोडेड ब्लड रिलेशन कर लिया। इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो हर दिन मेंस का एक टॉपिक तो आपको रखना ही रखना है। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। तो एक आपको ग्रामर का, अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते, ग्रामर कंप्लीट है अगर आपका, तो आप कम से कम एक वीडियो कोई भी एजुकेटर का, निमिषा मैम का, वरुण चित्रा सर का, किंजल मैम का, किन्हीं भी एक एजुकेटर का आप जाके एग्जाम के रिलेटेड पुराना वीडियो भी अगर पिछले साल का भी है तो उसे भी देख लें, जिससे कि आपका कमांड बने, आपको पता चले कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है इंग्लिश में। और डिस्क्रिप्टिव में कम से कम एक लेटर तो आपको हर रोज, एक दिन एक लेटर तो अगले दिन एक ऐसे, एक दिन एक लेटर तो अगले दिन एक ऐसे, ऐसे करके वीक में कम से कम 3 बार आपको लेटर ऐसे करना ही करना है, ठीक है। या 4 कर दीजिए, 4 करना है आपको, 2 लेटर 2 ऐसे एक एक दिन करके, मतलब एक दिन एक लेटर, अगले दिन एक ऐसे, फिर एक लेटर एक ऐसे, बाकी दिन रेस्ट, ठीक है। इस तरह से करिएगा। इतना करने के बाद ये सफिशिएंट नहीं हुआ, फिर आपको अभी मॉक टेस्ट भी लगाना है। तो आप एक मॉक टेस्ट हर रोज लगाइएगा। अभी अगर स्टार्टिंग में है तो कम से कम 3 मॉक टेस्ट वीक में लगाइए, फिर धीरे धीरे एक मॉक टेस्ट डेली कर दीजिएगा, ठीक है। उसका एनालिसिस अच्छे से करिएगा, ठीक है। एनालिसिस आपको करना है, एनालिसिस किस तरह से करिएगा। तो एनालिसिस से क्या करिएगा, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, गलत बन रहा है, आप 2 बार बनाना है आपको, उसे सॉल्यूशन देखकर बनाना, एक बार खुद से बनाना है। बाकी डिटेल में मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कैसे क्या करना है। और फिर करंट अफेयर्स का एक क्विज लगा लेना आपको रात में सोने से पहले, जिससे कि आपको पता चले कि आपका करंट अफेयर आपने जो पढ़ा है कितना आपको याद है, कितना आपने भूला, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। और रिवीजन आप पीडीएफ से भी कर सकते हैं या आप वीडियो से भी कर सकते हैं। अगर वीडियो से कर रहे हैं तो 1.5x या 2x पे चला के करिएगा, ठीक है। तो ये हुआ पूरा स्ट्रैटेजी। अब अगर आपको ऐसे हौच-पौच वाला स्ट्रैटेजी एक वीडियो मैंने बता दिया, अगर ऐसा नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि मैं आपको हर रोज टारगेट दूं, ठीक है। तो उसके लिए मैं टारगेट सीरीज लेकर आ रहा हूं आईपीएस पीओ के लिए, जहां मैं आपको प्रीलिम्स, मेंस, डिस्क्रिप्टिव सबका टारगेट देने वाला हूं, ठीक है। और इसमें बहुत सारा चीज नया होने वाला है, बहुत ही ज्यादा फायदा होगा आपको। बहुत ज्यादा रिसर्च करके इस बार मैंने टारगेट सीरीज लॉन्च करने का सोचा है। इसमें बहुत से अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेगी, इससे आपको 100% फायदा होगा, आपका जॉब पक्का से लग जाएगा अगर आप इस टारगेट को पूरा शिद्दत से फॉलो करते हैं। तो ये मेरा गारंटी है कि अगर आपने इस टारगेट को शिद्दत से फॉलो किया ना, तो आपका 100% एग्जाम इस बार क्रैक हो रहा है, ठीक है। इस बार आपका जॉब पक्का हो जाएगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं पैसे लूंगा बाकी की तरह की टारगेट आपको दे रहा हूं उसके लिए मैं पैसे लूं। तो मैं आपको कोई चार्जेस नहीं लेने वाला हूं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर रहेगा। मैं आपको बताने वाला हूं कहां से क्या करना है, क्या क्या कैसे कैसे करना है, हर एक चीज गाइड करूंगा मैं आपको यहाँ पे। तो टारगेट सीरीज आप देख सकते हैं, पुराना टारगेट सीरीज भी, उससे समझ लिए कि 3 गुना 4 गुना और बेटर होने वाला टारगेट सीरीज इस बार। तो अगर आपको ये टारगेट सीरीज चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 दिन में टारगेट सीरीज लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया जो भी आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं इस टारगेट सीरीज को और इस चैनल को, ताकि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन को मिल जाए। और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। और आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, तो सब्सक्राइब करके प्लीज हमें सपोर्ट करें। और आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां पे आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं या दूसरे के डाउट भी सॉल्व कर सकते हैं, आपके डाउट्स भी वहां पे सॉल्व हो जाते हैं। आपको अगर चैट करना है अपने दोस्तों से तो वहां पे भी आप कर सकते हैं, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहां पे चैट ओपन है, आप वहां पे चैट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सारा कुछ था इस वीडियो में, ये अनाउंसमेंट भी था वो मैंने कर दिया। अब आप अपना कमेंट ड्रॉप करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, कितना इन्फॉर्मेटिव लगा। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कमेंट करिए, कोई फीडबैक देना अगर आपको इस टारगेट सीरीज के लगे तो आप फीडबैक भी अपना दे सकते हैं, हो सकता है हम उसे भी इंप्लीमेंट कर दे, तो अपना व्यू भी दे सकते हैं कि क्या आपको चाहिए टारगेट सीरीज में, ठीक है। तो अपना सजेशन टारगेट सीरीज में जरूर से दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपको आपके आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।